हम जानते हैं, we know that the magnetic field is a non-conservative field. Non-conservative field. इसका मतलब work done in moving a north pole throughout any closed loop is not zero. If not zero, then how much is given by this law? So work done in moving a north pole throughout any closed loop is not necessarily जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंजर्वेटिव होता तो पक्का जीरो होता। वर्क in moving a north pole throughout any closed loop, work done in moving a north pole throughout any closed loop, work done by magnetic field। तो यहाँ पे लिखेंगे सो, ठीक है, इसी को लिख देते हैं नीचे। सपोज हम कहेंगे कहीं किसी एक जगह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स ऐसा है, और आप जानते हो कि टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फ्लक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बी। अगर आप किसी नॉर्थ पोल को रखोगे यहाँ पे, अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल को रखोगे, उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो बी होगा। ठीक है, यूनिट नॉर्थ पोल को, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आता है उसको हम ई कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स आएगा उसको बी कहेंगे। तो यूनिट नॉर्थ पोल अगर यहाँ पर रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स आया बी। इफ आई गो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सम वर्क विल बी डन बाय बी। यहाँ से यहाँ तक some work will be done by B. If you keep on moving continuously, work is done by B. Work done is not zero. The work done by magnetic field in moving a unit north pole over any small distance dl is v dot dl, small displacement dl is v dot dl. The total work done by B in moving the unit north pole throughout any closed loop is equal to B dot dl का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप। ऐसा साइन देने का मतलब है क्लोज लूप इंटीग्रेशन है। ठीक है, दिस वर्क डन इज नॉट नेसेसरली जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाउ एम्पियर्स लॉ कहता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl on a closed loop। ठीक है, तो अब अगर ये जीरो नहीं है तो कितना है? एम्पियर्स लॉ आपका बुक में यहां से स्टार्ट होता है। व्हाट द लॉ सेज? एम्पियर्स लॉ, द टोटल द क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन, ये बुक का डेफिनेशन है, इन
of B dot dl in over any closed loop is numerically equal to mu times the current passing through the closed loop, क्लोज लूप के अंदर से जो करंट जा रहा है, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे लिखते हो? B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स I एसोसिएटेड विद द लूप। इसको हम लोग अभी डिटेल्स में समझेंगे, ये लॉ क्या कहता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल्स, ठीक है। लेट C is a closed loop, C मतलब इट्स ए फंक्शन ऑफ x y कुछ भी हो, ये क्लोज लूप है। जैसे कोई सर्किल का इक्वेशन होगा तो ये कोई एक क्लोज लूप हुआ ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप का हो, ठीक है। नाउ I1, I2, I3 are currents। यहाँ पर I5 है, यहाँ पर I6 है। थ्रू द लूप currents passing through the loop and I5, I6 are currents outside the loop। Let BP is magnetic field at P due to all conductors, all currents, मतलब I1, I2, I3, I4, I5, I6 सबके लिए मिलके हो गया है BP by Ampere's law। BP डॉट dl का इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन यहाँ पे C लिखना है ताकि इट इज इंटीग्रेटेड ओवर दी क्लोज लूप। BP dl का यहाँ पर dl दिखा देना, ऐसे BP ऐसा था। BP डॉट dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स I एसोसिएटेड, मतलब म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। करंट थ्रू द लूप क्या है? ये है करंट, ये है, ये नहीं है, ये बाहर है। B किसके लिए है? सारे के लिए। B is due to all, but I associated is current passing through this। अंदर क्या जा रहा है? I1, I2 सेम डायरेक्शन में, I3 उल्टा डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3। ये हो गया एम्पियर्स लॉ का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लॉ का एक लिमिटेशन है, लॉ इज एप्लीकेबल फॉर infinite long, infinite large current carrying sources।
मतलब कोई अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, कोई एक छोटा सा करंट एलिमेंट है उसके लिए इस फॉर्मूले से आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट लार्ज करंट कैरिंग सोर्सेस, उसके लिए हम लॉ कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको किसी भी केस में पहले देखना है व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद द क्लोज लूप, देन B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर द लूप C, यहाँ पर C को मेंशन करना, यहाँ पर C को मेंशन करना। ध्यान रखना B क्या है, B इज मैग्नेटिक फील्ड हियर ड्यू टू I6 I5 I1 I2 I3 सबके लिए, जबकि म्यू I एसोसिएटेड क्या है, द करंट पासिंग थ्रू द लूप, अंदर से जो जा रहा है। याद करो गॉस लॉ में भी ऐसा कुछ हम लोग देखे थे, E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का 1 बाय एप्सिलॉन, मैग्नेटिक फील्ड का म्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी फॉर्मूला को अगर मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना चाहोगे, जैसे आप कहते थे एनर्जी डेंसिटी हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा हाफ b स्क्वायर एप्सिलॉन की जगह म्यू 1 बाय म्यू, b स्क्वायर बाय म्यू। समझ में आया? ऐसे कोई भी जगह अगर एप्सिलॉन को 1 बाय म्यू से रिप्लेस कर देंगे यू विल गेट द इक्विवेलेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्पियर्स लॉ का एक्सप्लेनेशन। क्या कहता है, कहता है कोई चार्ज को, कोई नॉर्थ पोल को अगर एक बार घुमा के लोगे, दैट इज होल थिंग द टोटल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल थ्रू आउट दिस क्लोज लूप इज ऑलटुगेदर रिटन बाय ए सिंगल टर्म इंटीग्रेशन ऑफ dp डॉट dl क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स करंट एसोसिएटेड विद द पाथ। मतलब अगर आप एक बार घुमा के लेके आओगे कितना वर्क होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज दिस। अगर आप कहोगे फिर नॉर्थ पोल को 2 बार घुमा दी तो क्या होगा, तो ऐसा दिस। समझ में आ रहा ना? जैसे मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, सपोज हम कहेंगे कि ऐसा कोई एक लूप है, ऐसा कोई भी शेप का हो सकता है, ऐसा कोई एक लूप है और यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I, ये लूप है C। ये लूप में अगर हम एक बार ऐसे घूम लेते हैं, घूम के आ जाते हैं, तो क्या कहेंगे, B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर दी क्लोज कंडक्टर क्लोज लूप C कितना हो जाएगा, एक बार घूमे होते इसके चारों तरफ तो म्यू आई होता, लेकिन देखो तो इस पाथ में जाते जाते हम लोग क्या किए हैं, 2 बार घूम लिए हैं इसके चारों तरफ, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ म्यू आई। समझ में आया क्या? एक बार घूमने से ये होता है तो 2 बार घूमने से ये हो जाएगा। इस केस में इसको लिखना है, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखेंगे, फिगर थोड़ा गंदा हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक क्लोज लूप है, यहाँ पे करंट आई जा रहा है, ये क्लोज कंडक्टर है, आपने एक बार ऐसे घूम के इधर से आया तो आप कहोगे B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू आई, क्योंकि अंदर से आई करंट जा रहा है, एक बार घूमने से म्यू आई होता है, तो इसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू आई। ये साइन को मत छोड़ना, छोड़ देने से ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन बन जाता है। सपोज मैं आपको कोई एक दूसरा केस देता हूं, कहता हूं कि ये मान लो कि ऐसा है, दूसरा केस देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे है आई, यहाँ पे है उल्टा आई, ठीक है। आप अगर एक बार इसमें घूम लोगे, जगह नहीं है मिटाने की बात करूंगा, ठीक रहेगा। तो आपको समझ में आ गया ये चीज।
सपोज ऐसा कोई एक लूप दिया है जिसके अंदर से करंट जा रहे हैं और यहाँ पर है I3। क्या आप बता सकते हो B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर दिस लूप क्या होगा? एक बार घूम के ऐसे आ जाओगे तो क्या होगा? ओवर C क्या हो जाएगा? देखो जब हम ऐसे गए, ऐसे आए तो इसके चारों तरफ 2 बार घूमे हैं। इसके चारों तरफ यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, इसके चारों तरफ सिर्फ एक बार। समझ में आया? और ऐसे सोचो, यहां से यहां तक जाने में वर्क डन होगा म्यू I1, यहां से यहां तक आने में फिर से I1 I2 दोनों आ गए, म्यू I1 प्लस म्यू I2 सब मिलके हो गया म्यू टाइम्स 2I1 प्लस I2, ये हो गया एम्पियर्स लॉ। एक बार घूमने में होता है म्यू इंटू I। समझ में आया? अगर आप एक बार घूमते हो तो होता है म्यू इंटू I, 2 बार घूमोगे म्यू इंटू 2I। ठीक है, तो ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो लोग जेईई के लिए, मेडिकल के लिए कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए। और इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा बता देता हूं, क्या मालूम किसको काम में लगेगा, सबको काम में तो नहीं लगेगा। ऐसा है, मान लो इसमें करंट है I, इसमें करंट है I, इसमें घूम लोगे तो देखोगे यहाँ पर एक बार ऐसे घूम रहे हो, यहाँ पर उल्टा घूम रहे हो। यहाँ पर तो B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन स्कूल के लिए नहीं चाहिए। डोंट आस्क व्हाई टू रिपीट, इट विल बी 0 बिकॉज एक बार इसमें ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसमें एक बार एक में अगर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हुआ, दूसरे में वर्क डन अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हुआ, टोटल वर्क डन विल बी 0। किसी एक में बाय होगा, किसी एक में अगेंस्ट होगा, तो एक में जितना हुआ दूसरे में हुआ तो हो गया 0। इसमें B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर दिस क्वांटम विल बी 0। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा जानकारी रखो, तुम लोगों को स्कूल में ये नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे, ये जेईई वाले को पूछेंगे, ये मेडिकल वालों को पूछेंगे। स्कूल में तो एक लूप देख के पूछेंगे कि क्या हो रहा है बताओ, B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। ठीक है, द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फॉर दिस वाज B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स I associated with the loop, means the amount of current passing through the loop। चलिए यूज करना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप अगर ढंग से ध्यान लेके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। I'll write every necessary thing here। B due to a long straight current carrying wire सपोजिंग ये कोई एक स्ट्रेट वायर है जिसमें कुछ I करंट जा रहा है, इसके चलते हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमें निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे? एट ए डिस्टेंस R। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं देखो। लेट अस कंसीडर ए सर्किल ऑफ रेडियस R, रेडियस R। ठीक है, एज सोन, दैट्स ऑल। एज सोन लिख देने से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो मैं एक सर्किल कंसीडर कर रहा हूं जो कि देखने में कुछ इस टाइप का है। कहां है सेंटर सर्किल का? सेंटर यहां है। ठीक है, अब मैं इस सर्कुलर लूप पे लगाना चाहता हूं अपना क्या? एम्पियर्स लॉ। मतलब कुछ तो B होगा हर जगह, मैग्नेटिक फील्ड कितना है मालूम नहीं है, पता भी करना है। B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन विल बी म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द पाथ। लेकिन हम जानते हैं कि ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर
जो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये अगर ये करंट है, द अदर फिंगर्स राइट हैंड थंब रूल बताए थे, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अदर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स अराउंड इट। तो आप कहोगे अगर ये कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, उसके चारों तरफ फ्लक्स ऐसे घूम रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि टेंजेंट टू द फ्लक्स गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर कोई एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, यहां पर ऐसा होगा, यहां पर ऐसा होगा, कहीं भी आप ले लो मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एट एवरी पॉइंट ऑन सर्किल the magnetic field is tangent to the loop। ठीक है, समझ में आ गया। और ये लूप का हर एक पॉइंट इस वायर से बराबर दूरी पे है, तो बराबर दूरी पे बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा। एज ऑल पॉइंट्स ऑन लूप आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वायर, द मैग्नीट्यूड of B at every point on it must be same। ठीक है ना, हर जगह मैग्नीट्यूड भी बराबर है। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं LHS ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का LHS लॉ देखना चाहते हैं, क्या, B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, है ना। क्या है ये, व्हाट इज दिस, हाउ यू एक्सपांड, मतलब अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, हर जगह मैग्नीट्यूड बराबर है भाई, डायरेक्शन बराबर नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते हो कि हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर, because magnitude may be same but directions are different. When we consider a small displacement dl at certain point, here the magnetic field was B1, here the magnetic field was B2, I consider a displacement dl2। ऐसे करके हर जगह छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे और सारे को पूरा सर्किल में एक बार जोड़ देंगे, उसी का तो मतलब हुआ इंटीग्रेशन। तो आप क्या कहोगे, इट इज B1 डॉट dl1, B2 डॉट dl2 एंड सो ऑन। नहीं, फिर dl1 is a small displacement along the circle, I will say dli, it may be dl1 dl2 dl3 along the circle। तो एंगल बिटवीन bi एंड dli, जहां पे हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, यहां पर जो B है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट लिए dl, क्या एंगल है उनके बीच में, दोनों तो along the circular path है, तो एंगल इज 0। सो क्या मिला, B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज B1 डॉट dl1, जिसको लिखे थे उसको एक्सपांड करते हैं, A डॉट B, A B cos थीटा
magnitude of B1 is B dl1 cos 0, ठीक है, ठीक है। एंड आप कहोगे B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड, B3 का मैग्नीट्यूड, सारे को B कहेंगे क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया देखिए, तो इसका मैग्नीट्यूड cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड B, इसका dl1 cos 0, B dl2 cos 0, ऐसे करके जोड़ते जाइए। cos 0 1, B तो कॉमन हो गया, B गया बाहर, अंदर रह गया dl1 dl2 dl3 and so on, go on adding them। अब ये dl1 ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। क्यों? शुरू में तो वेक्टर था। अरे हाँ ये वेक्टर था, हम डॉट प्रोडक्ट निकाल चुके हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को जब हम ए बी cos थीटा लिखते हैं, ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। तो dl1 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ऐसे सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना कितना होगा? 2 पाई r, है ना? सो इट इज b इंटू 2 पाई r। तो जो LHS था b डॉट ds का इंटीग्रेशन, उसका वैल्यू आया 2 पाई r। नाउ करंट पासिंग थ्रू द लूप, करंट थ्रू द लूप, ये लूप के अंदर से क्या करंट जा रहा है तो दिया, हम लोग ऐसे ही अस्यूम किए, आई है। तो बाय एम्पियर्स लॉ, जब कोई लॉ को यूज कर रहे हैं तो उस लॉ को लिखना पक्का है, उसके लिए मार्क है। आप कहोगे बी डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आई एसोसिएटेड, लेकिन अभी अभी देखिए LHS इज b इंटू 2 पाई r दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स i, और b कितना हो गया मेरे भाई? म्यू i बाय 2 पाई r। सो एनी डिस्टेंस r, at any distance r from the straight conductor, the magnetic field is mu I by 2 pi r। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोलेनॉइड के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ ए सोलेनॉइड, यू टेक ए एयर कोर सोलेनॉइड और ए आयरन कोर सोलेनॉइड, मतलब कोई एक आयरन बार रहेगा, इसके ऊपर आपको किसी एक वायर को वाइंडिंग करना है। जस्ट लेट मी शो यू। वायर गया ऐसे ऐसे, ये वायर इसके ऊपर वाइंडिंग हुआ है, इसके ऊपर ये बन गया सोलेनॉइड। अब इसके अंदर ये लोहे का डंडा है, तो हम इसको कहेंगे आयरन कोर सोलेनॉइड। निकेल का डंडा होगा, निकेल कोर सोलेनॉइड। कोई डंडा नहीं है, मोटा वायर है, उसको अपनी स्ट्रेंथ में ऊन कर दिए, हम कहेंगे एयर कोर सोलेनॉइड। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको आप कहोगे एयर कोर सोलेनॉइड, एयर कोर सोलेनॉइड। तो ये हुआ कोई एक सोलेनॉइड। इसके अंदर से जब कोई करंट पास करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बिहेव करता है। हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। कोर ऑफ द सोलेनॉइड में हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। I can give you through a better example. Supposing I want to show you a solenoid. ठीक है, ये कोई एक सोलेनॉइड है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। मान लो कि ये कोई एक सोलेनॉइड है, देख लो सोलेनॉइड में क्या हुआ है। इसमें करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे घूमते 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 इधर निकला। सो दिस इज नाउ इज ए सोलेनॉइड। ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस टर्न, ये जो टर्न है यहाँ पे, उसके चलते क्या होगा,
इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, ऐसे घूमेगा। यू विल सी ये टॉर्क के लिए यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, घूम के आके इधर से घुसेगा। मस्ट बी एबल टू इमेजिन, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स उसके चारों तरफ ऐसे होते हैं। करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, ऐसे घुसेगा। इसके लिए ड्यू टू द सेकेंड टर्म व्हाट विल बी द फ्लक्स, हाउ विल बी द फ्लक्स, इसके लिए फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, इधर से घुसेगा। तो ये जोन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये जोन में क्या हो रहा है। ये जोन में ये वाले टर्म के लिए फ्लक्स घुस रहा है, फ्लक्स घुस रहा है, जबकि ये वाले टर्म के लिए फ्लक्स निकल रहा है। तो ये पॉइंट में दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, सो दे विल कैंसल आउट। इफेक्टिवली कैसे दिखेगा, ये जीप यहाँ से फ्लक्स निकला, अंदर नहीं गया, अंदर जीरो हो गया, फिर इधर से गया, इधर से निकला, और ऐसे फ्लक्स यहाँ से निकल के इधर से घुस रहा है, ऐसे लगेगा। अब अगर तीसरी टर्न की इफेक्ट को लेंगे, तीसरी टर्न के चलते यहाँ पे फ्लक्स ऐसे घुस रहा है, इसके चलते निकल रहा है, फिर दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तीनों टर्न की इफेक्ट को जोड़ देंगे, लगेगा फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे घुस रहा है। तो ऐसे करके सारा टर्न की इफेक्ट को जोड़ देंगे, लगेगा कि फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे घुस रहा है। दैट मीन्स नाउ इट इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जहां से फ्लक्स निकल रहा है उसको कौन सा पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। तो जहां से फ्लक्स निकल रहा है वो नॉर्थ पोल हुआ, जहां पे घुस रहा है वो साउथ पोल हुआ। सो दिस एंड विल बिहेव एज साउथ पोल, दिस एंड विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो करंट है, ये जो करंट है वो आपकी तरफ से क्लॉकवाइज करंट हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज, देख लो, आपकी तरफ से क्लॉकवाइज हुआ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हुआ, है ना। ये जो करंट है यहाँ पर वो ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दैट मींस द एंड ऑफ द सोलेनॉइड कैरिंग एन एंटी क्लॉकवाइज करंट विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड कैरिंग ए क्लॉकवाइज करंट विल बिहेव एज ए साउथ पोल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे इसमें by passage of current the solenoid behaves as an electromagnet. The end of solenoid, the end of solenoid carrying anti-clockwise current, जो एंड में एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल। तो अगर ये एंड में एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रहा है तो ये एंड में क्लॉकवाइज होगा, अदर एंड बिहेव्स एज साउथ पोल। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे क्या लगेगा, करंट ऐसे गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा। सिर्फ मैं करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देता हूं, करंट को नीचे की तरफ ले लिया, ये ऊपर गया, अब यहाँ पे करंट कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज, दिस विल बिहेव एज साउथ पोल। सो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोल्स विल चेंज। ऐसा करंट जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल, उल्टा करंट जाएगा तो ये बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल। तो पता चल गया कि ये एंड है हमारा, इट इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल, दिस एंड इज बिहेविंग एज साउथ पोल। और अगर आपको कहा गया नहीं हमको इधर नॉर्थ पोल चाहिए था, तो फिर क्या करना है, सिंपली डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा कर दो, जो ऐसे घुस के निकल रहा था ऐसे घुस के निकालो। फाइन। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हम लोग लेंस लॉ पढ़ेंगे, उसमें ये सब लफड़ा हमें करना पड़ेगा। डायरेक्शन बदलने से चीजें कैसे बदल जाते हैं, तो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। Well, we have seen that one end is behaving as north pole, other end behaving as south pole, और इनके चलते जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स होंगे वो लाइन्स ऑफ फ्लक्स कैसे दिखेंगे, वो लाइन
लाइन्स ऑफ फ्लक्स यहां से निकला, ऐसे करके खत्म नहीं होता है, वो तो अंदर ही अंदर जाता है ना। ये हो गया एक लाइन्स ऑफ फ्लक्स। इधर से देखो तो इधर से हम दूसरा लाइन्स ऑफ फ्लक्स ले लेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, टू ड्रॉ द लाइन्स ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए सोलेनॉइड। ये बन गया तो ये डेरिवेशन फटाफट बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट लाइन्स ऑफ फ्लक्स कुछ ए से आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइन्स ऑफ फ्लक्स कुछ ए से आ रहे हैं। ऐसे करके लाइन्स ऑफ फ्लक्स यहां से निकल रहे हैं और यहां से घूम के वापस घुस रहे हैं, एंड दे आर पासिंग थ्रू दी मैग्नेट। वेल, ये हमें समझ में आ गया। So by passage of current, the solenoid behaves as an electromagnet. The end of solenoid carrying anticlockwise current behaves as a north pole. The end of the solenoid carrying a clockwise current behaves as a south pole. And the lines of fluxes are plotted. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? To find B at the core of the solenoid. अंदर कोर में क्या है? And that too using our Ampere's law. एम्पियर्स लॉ के लिए हमें क्लोज लूप लेना पड़ता है, जिस क्लोज लूप में एक बार घूमेंगे तो B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन विल बी म्यू टाइम्स करंट पासिंग थ्रू दी पाथ। तो लेट n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती करेंगे। देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। से L इज टोटल लेंथ, पूरा लेंथ कितना है? L। अच्छा ठीक है। स्मॉल n इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर आप कहेंगे इसमें L लेंथ में n टर्न है तो L/2 में कितना होगा? n/2। L/2 लेंथ में कितना होगा? n/2। सो टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट n/L। मैं टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि यूज करूंगा। लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप। A B C D as shown। मैं एक रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूं, तो रेक्टेंगुलर लूप दिखेगा कैसे? यहां पे ले रहा हूं छोटा सा, ऐसे ऐसे। क्या ऐसे कर रहा हूं बताऊंगा आपको। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, और मान लेते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? से डिस्टेंस इज x मर्जी से ले लिया कुछ x। हियर AB is equal to CD is equal to x, and BC and BD AD is equal to R infinite long। R infinite long। ये जो एम्पियर लॉ है उसमें लूप का क्या शेप साइज होगा उसके ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं था, आप किसी भी साइज के ले सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं? इनफाइनाइट लॉन्ग ले लिया है दोनों साइड को, ये दोनों साइड का लेंथ हो गया x। ऐसा मैं कुछ ले लिया। सर ऐसे क्यों लिए? अब क्यों लिए का कोई मतलब नहीं, मैं सुइटेबली ऐसे लूप लेना पड़ेगा जिसमें मुझे वार्क निकालने में आसान होगा, ठीक है। दिस इज टिपिकल केस। तो हम यहां से ऐसे आए तो ये हो गया हमारा क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर लूप। अभी हम
दो चीज निकालना चाहेंगे, एक हुआ व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड, दूसरा हुआ बी डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। तो चलो निकालते हैं। तो कहेंगे हियर बी डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, ठीक है, कहां से ना ए बी सी डी सी रास्ते में, ए बी सी डी सी रास्ते में along the path A B C D A से क्लोज कैन बी रिटन एज B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, A से B, B से C, C से D, D से A, घूम के आना है, तो इट इज A टू B प्लस B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन B टू C प्लस B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन C टू D प्लस B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन D टू A। देखिए जब मैं ये सब टर्म्स लिख रहा हूं और ऐसे गोल नहीं घुमा रहा हूं, क्योंकि ये था पूरा लूप नहीं, ये तो A से B तक पूरा नहीं है, क्लोज लूप नहीं है, A टू B तक, खाली A टू B तक जाने में क्या वर्क होगा, ठीक है। अब हमें ये सारे चीजों का वैल्यूज देखना पड़ेगा, एक एक करके देखते हैं। नाउ व्हाट इज B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन A टू B। जब हम A से B तक जा रहे हैं, रास्ते में हमारा B कैसे था, B इज टांजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स, तो यहां से फ्लक्स घुसा, यहां पर निकला, सारा फ्लक्स इधर से जा रहा था, बाहर और तितर भीतर के डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, अंदर से तो सारा फ्लक्स जा रहे थे। अच्छा सारा फ्लक्स जा रहे थे मतलब एरिया इज सेम, फ्लक्स इज सेम, B मस्ट बी सेम, B सेम एट एवरी पॉइंट हियर। अगर B सेम है, कितना डिस्टेंस गए हम, x है ना, तो B डॉट डी एल का F डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर F कांस्टेंट है तो Fs होता है। B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां से यहां तक आने में B हर जगह बराबर है यहाँ पे, तो हम कहेंगे B इंटू x, तो हम कहेंगे इट इज B इंटू x दैट इज इक्वल टू B इंटू x। Why? Because B is same on the way from same at every point between A and B, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर दिए, Bx कर दिए, ठीक है, एक का काम निपट गया। B डॉट डी एल B टू C, जब हम B टू C जा रहे हैं, ध्यान से देखो, हाउ इज द लूप, लूप इज लाइक दिस, यू आर कंसिडरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड ये जोन में, ये BC वाला ये छोटा सा रेक्टेंगुलर लूप जो लिए हैं, ये जोन में लाइंस ऑफ फ्लक्स अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है। एट दिस पॉइंट लाइंस ऑफ फ्लक्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, एट दिस पॉइंट लाइंस ऑफ फ्लक्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, क्योंकि ऐसे आ रहा है, व्हेन इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, तो यहाँ पे हमारा B का वैल्यू कैसा है, ऐसा है, DL कैसा हुआ, ऐसा हुआ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन B डॉट DL, व्हाट इज द एंगल बिटवीन B एंड DL, यू से इट इज 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक वर्क निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, B1 डॉट DL1, B2 डॉट DL2, B3 डॉट DL3, B4 डॉट DL4, लेकिन सारे के केस में तो एंगल 90 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे ढेर सारे लाइंस ऑफ फ्लक्स जा रहे हैं, सारा लाइंस ऑफ फ्लक्स यहाँ पे, तो दे आर परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, तो हर जगह B डॉट DL 0 हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, B डॉट DL कहां से कहां तक, B टू C इज इक्वल टू, यहां पे भी वही हाल है, D टू A B डॉट DL both are equal to 0. Why so? Because on this path B is perpendicular to DL
हाँ, कितना सारा चीज है, कितने सारा चीज है। हमें ये समझ में आ गया, इसका वर्ग bx है, इसका 0, इसका 0, बच गया ये C2D वाला। C2D ये हम तो चालाक हैं, हम क्या किए, इनफाइनाइट लॉन्ग लिए दोनों साइड को, मतलब ये हिस्सा सोलेनॉइड से कितना दूर पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। एंड यू मस्ट नो फॉर एनी फाइनाइट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द इफेक्ट हैज टू बी 0. It is a source and it at infinite distance you are considering this path CD. What is the magnetic field here? Obviously 0 because it is at infinite distance. Okay. अगर ये बात है तो फिर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी। तो अभी हमें देखना है और एक जो पाथ बाकी रह गया उसमें कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा वो हमें देखना है। I've sent the photo to you. I'll remove this part. अब हम देखें इसमें क्या कौन सा पाथ बाकी रहेगा भाई, ये C2D। Now what is this C2D B dot DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या होगा 0 बिकॉज 8 इंफिनिटी B इज 0। ऐसा करिश्मा दिखाया हम लोग लूप लेके कि ये सारा 0 हो गया, ऐसे लिए बोल के हम वाटर निकाल पाए। 10 क्या मिला, B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, ये चारों का सम, ये अकेला है bx एंड दैट इज इक्वल टू bx, खत्म। अच्छा बाकी सब तो 0 है। नाउ सेकेंड, I associated, that is current passing through loop passing through loop, जो हम लूप लिए ABCD, इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है। फिर से थोड़ा दिमाग फोड़ना पड़ेगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप था, सॉरी ये हमारा सोलेनॉइड था जिसके अंदर से करंट जा रहा था। सोचो कि ये सोलेनॉइड काफी लंबा है, इतना दूर दूर तक लंबा है, ये इधर दूर तक, उधर दूर तक, दूर दूर तक लंबा है सोलेनॉइड ऐसे। और ये जो लेंथ है ना, ये A है, ये B है, मतलब ये डिस्टेंस x है, ये मान के चलो, मतलब सोलेनॉइड और भी लंबा है। हमारा जो AB वाला रेक्टेंगुलर लूप है कैसा है बताओ, ये अगर ये एंड हुआ A, ये एंड हुआ B, तो ये इसके अंदर है। AB कहाँ है, अंदर, AB अंदर है। सोचो इधर से A निकला हुआ है, इधर से B निकला हुआ है, ये गया C, ये D, ये आया, ये हो गया रेक्टेंगुलर लूप। यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन एंड सी, समझ में आया। ये हो गया A, ये हो गया B, अंदर ही अंदर आया, फिर ये नीचे गया C D A, रेक्टेंगुलर लूप, समझ में आया। अब इस लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, अरे ये तो सारा करंट जा रहा है, ये सारा करंट जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ओहो, अगर यहाँ पर 10 टर्न होंगे कितना करंट जाएगा, 10i है कि नहीं। अब कितना टर्न है कैसे पता करेंगे, हाउ मेनी टर्न्स आर देयर, टू नो हाउ मेनी टर्न्स आर देयर वी सी व्हाट इज द लेंथ x and how many turns are there per unit length, small n, small n was the number of turns per unit length। तो यूनिट लेंथ में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है, x लेंथ में कितना टर्न्स होंगे, n into x। So the number of turns passing through this rectangular loop is n into x and each turn is carrying a current I। So what current is passing, nxi। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, इट इज इक्वल टू n x i, ठीक है, nxi। नाउ बाय एम्पियर्स लॉ हमें समझ में आ गया कि B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स I एसोसिएटेड।
ये पूरा निकल गया था बी एक्स, और ये म्यू एन आई एक्स, एक एक्स दूसरा एक्स को खा गया, तो बी क्या मिला, म्यू एन आई। और एन के जगह अगर एन का वैल्यू हम डाल देंगे तो लिखेंगे म्यू एन आई बाय एल। सो द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ ए सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू एन आई बाय एल। अब हम देखना चाहेंगे बी एट कोर ऑफ ए टॉरॉइड, ये क्या होता है। ऐसा है, सोलेनॉइड के केस में एक सॉलिड बार के ऊपर आप इसको वायर को वूंड किए थे, यहां पर कुछ दूसरा है, यू टेक ए रिंग एंड हियर इज द रिंग, कोई एक वायर को इसी के ऊपर वूंड करवा दो, ये हो गया टॉरॉइड। करंट इधर से घुसेगा इधर से निकलेगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए टॉरॉइड, ए वायर वूंड ऑन ए सर्कुलर कोर, सर्कुलर कोर के ऊपर वूंड कर दिए टॉरॉइड। अब इसमें क्या इंपोर्टेंस है क्या मालूम, 2-3 साल पहले ओनली 2-3 years बिफोर डायरेक्टली पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ ए टॉरॉइड, फॉर्मूला ए बी सी डी ऑप्शन दिया था, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया। जेई मेन में बात कर रहा हूं। हाँ तो देखो बहुत सिंपल है ये वाला। तो ये टॉरॉइड है, थोड़ा मैं बता दूं ये टॉरॉइड का खासियत क्या है, हाउ इट इज बेटर फ्रॉम द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के केस में आप देखोगे ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्लक्स निकला घूम फिर के आया, मतलब जहां पर सोलेनॉइड रखे हो उसके अगल बगल में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और अगर ये करंट जो है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है तो करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मान लो कि यहाँ पर कोई एक आईसी चिप लगा है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होके कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, पता चला ये फूक गया। आपको पता भी नहीं चला कि वो आईसी चिप खराब क्यों हो गया, क्योंकि उसमें अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज? बिकॉज द करंट वाज चेंजिंग। समझ में? अगल बगल की चीजों को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें इसको थोड़ा रियलाइज करते हैं कि क्या हो रहा है। आपका जो पुराना वाला सोलेनॉइड यहाँ पर था उसको फिर से आपके सामने दोबारा ला रहा हूं। इसमें क्या हो रहा था कि लाइंस ऑफ फ्लक्स यहाँ से निकल के ऐसे आ रहे थे, नॉर्थ से निकल के साउथ में आ रहे थे, है ना, नॉर्थ से निकल के साउथ में आ रहे थे। सोचो मैं थोड़ा इसको ऐसे मोड़ता हूँ, ऐसे मोड़ता हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल पास आने लगे और पास और पास और पास और पास और ऐसे करके ऐसे जोड़ दिए। अब क्या होगा सोचो तो, नॉर्थ से निकलेगा क्या, जैसे निकलेगा नॉर्थ से तुरंत घुस गया साउथ में, है कि नहीं। अब ये जो फ्लक्स ये कोर के अंदर ही घूमेगा, इस यहाँ से निकला तुरंत इसमें घुस गया, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स आउटसाइड। यहाँ से जो फ्लक्स निकला ऐसे आके इसी के अंदर ही घूम गया, तो ना अंदर कोई यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखोगे यहाँ ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, यहाँ पर ओनली विल गेट सम मैग्नेटिक फील्ड, हियर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। तो इसके अगल बगल में कोई चीजें हैं तो ये अफेक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दे ऑलवेज प्रिफर दिस टाइप ऑफ सोलेनॉइड्स, आई मीन टॉरॉइड्स, क्योंकि म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस की जरूरत पड़ता है, जहां पर भी इंडक्टेंस की जरूरत पड़ा वो ऐसा वाला प्रिफर करते हैं, क्योंकि अगल बगल की चीजों को अफेक्ट नहीं करता है। इस किस्म का चीज यूज होता है कहाँ बताओ, क्रेन वगैरह में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है या फिर अड़ोस पड़ोस में कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है तो यूज करते हैं। तो अब जो हमें समझ में आया, क्योंकि इसको समझाना जरूरी था, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको समझा दिया। क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ ए टॉरॉइड बी एग्जिस्ट only in core of toroid, B exists only
टोरॉइड, कोर ऑफ द टोरॉइड में एग्जिस्ट करता है और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओ बी कितना है पता करना है। ठीक है, लेट n इज नंबर ऑफ टर्न्स, और सपोज ये करंट आई जा रहा है, आई निकल रहा है, आई कंसिडर ए लूप लाइक दिस। चलो मानते हैं कि मीन रेडियस ऑफ द लूप इज r, लेट अस कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, ऑफ मीन रेडियस r। मीन रेडियस r मतलब बीचों बीच ले रहे हैं, एकदम बगल में लेंगे तो कुछ होगा, एकदम बाहर लेंगे तो कुछ दूसरा होगा। मीन रेडियस की बात ले लिए, मीन रेडियस r। ठीक है, हाँ अगर ये बात है तो हम क्या कहेंगे, b डॉट dl क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज लूप, ओवर दिस सर्कुलर लूप। अगर मैं ये निकालूं तो क्या मिलेगा, b डॉट dl, b1 डॉट dl1, b2 डॉट dl2, b3 डॉट dl3 एंड सो ऑन। तो ये b1 डॉट dl1 थोड़ा बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है क्या कि जो भी फ्लक्स यहाँ पे चल रहा है सारा फ्लक्स तो कोर के अंदर ही जा रहा है, इसी के अंदर ही सारा फ्लक्स जा रहा है, हर जगह बराबर फ्लक्स है, बराबर एरिया है। तो आप क्या कहोगे, द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज सेम, magnitude of B is same at every point and direction of B is tangent to the circle, is magnitude of B at every point on loop is same and direction is tangent to the loop, tangent to loop। तो हम क्या कहेंगे, b1 डॉट dl1 इज इक्वल टू b dl1, क्योंकि cos 0 1 है, cos 0 1 है, b2 डॉट dl2 इज b dl2। ठीक है, ऐसा समझ में आया। सो b डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू b dl1 प्लस b dl2, b dl3 प्लस b dl4, b गया कॉमन, dl1 dl2 dl3 dl4। ओहो क्या देखा, ये dl1 छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dl2 और छोटा, dl3 dl4 dl5 सब जोड़ेंगे क्या देगा, is length of the path is coming out to be ये आ गया कितना, b into 2 pi r। ठीक है, so b into 2 pi r is the LHS of Ampere's law। ठीक है, what is I associated is current थ्रू लूप। कितना है भाई, दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है। हमारा टोरॉइड ऐसा है, हियर इज द टोरॉइड, ये टोरॉइड गोल है, दिखता नहीं है लेकिन आपको सोचना कि गोल है, वही मैजिक है फिजिक्स का, जो दिखता है उतना ही दिखोगे तो फिलोसोफर बन जाओगे, जो दिखता है उसके बियॉन्ड देखोगे तो फिजिसिस्ट बन जाओगे। देखो ये रिंग है, हाँ रिंग है, और हमारा लूप कैसा है, लूप अंदर से जा रहा है ऐसे, तो लूप हमारा अंदर ही अंदर जा रहा है और ये पूरा रिंग है। तो कितने करंट जा रहे हैं हमारे लूप के अंदर से, अरे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये सब जा रहे हैं। कितना करंट, जितना टर्न उतना करंट, देयर आर n टर्न्स टू हैव assumed, सो हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू द लूप, n into I। तो बन गया क्या, हम कहेंगे ये n into I है।
ठीक है, तो हम कहेंगे बाय एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ। ये चीज आपको समझ में आ गया क्या? B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आई एसोसिएटेड। वैल्यू डाला जाए, इसका वैल्यू हुआ b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू इंटू ni। तो b का वैल्यू क्या हो गया? b हो गया म्यू ni बाय 2πr। This is what is the magnetic field. B is equal to mu ni by 2πr. B in core of a thick, straight, current carrying conductor. हो कोई पतला वायर के लिए बाहर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है हमें मालूम है। कोई मोटा वायर है, ये इतना मोटा वायर है, ये रिंग नहीं है, ये वायर है ऐसा मोटा वाला वायर। ये यू आर सीइंग द क्रॉस सेक्शन, यू आर सीइंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और मान लो इसमें करंट जा रहा है आई एम्पियर का, करंट इज गोइंग इन, करंट इज गोइंग इन, ऐसे करके दिया है। So you are looking at the cross section of a straight thick conductor, ठीक है, और ऐसा कंडक्टर में टोटल करंट जा रहा है आई एम्पियर्स, ठीक है, आई एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसके अंदर कितने टो ऐसे क्रॉस मार्क करना है, हम लोग तो गिनती नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं यार, कुछ भी डाल दो, कितने टो भी डाल दो, गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला बैठ के गिनती करके याद रख रहे हैं, हाँ 125 टो डाले थे, ऐसे कर रहे हो क्या? नहीं ना। तो दिस इज ए कंडक्टर। तो लेट अस कंसीडर कंडक्टर क्या हो गया? कंसीडर ए स्ट्रेट thick conductor of radius r carrying I ampere uniformly over its cross section. तो आई एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस फर्स्ट डिफाइन ए टर्म जे। जे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मतलब करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। क्या एरिया है? आई आर स्क्वायर। रेडियस आर लिए, रेडियस आर लिए तो रेडियस आर है ये आर, ठीक है, आर रेडियस कर दिए, आई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, यहां से x डिस्टेंस में हमें पता करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर से x डिस्टेंस में हमें पता करना है, x डिस्टेंस में। तो लेट अस इमेजिन ए सर्कुलर लूप, लेट अस इमेजिन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस x। और हमें मालूम है कि यहाँ पर तो हर जगह b का वैल्यू बराबर होगा, सिमेट्री से पता चल रहा है। तो क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर a circular loop of radius x with center
on axis of कंडक्टर, सेंटर एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। हम सिमेट्री be at all points on loop is same। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो बताओ क्या होगा। बी डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर दिस, इतने सारा कोचिंग कर चुके हैं तो क्या दिखाना है, बी ऐसा रहेगा डी एल ऐसा रहेगा, तो ये हो जाएगा b इंटू 2πx। ये समझ में आ गया। आई एसोसिएटेड मतलब करेंट थ्रू लूप, करेंट थ्रू लूप कितना रहेगा, करंट डेंसिटी दैट इज करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप मतलब क्या है, एरिया ऑफ द लूप मतलब ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया में कितना करंट जा रहा है, एरिया में कितना करंट जा रहा है, आप कहोगे एरिया कितना है पाई एक्स स्क्वायर, तो आप कहोगे जे इंटू करंट डेंसिटी इंटू दिस। अब बाय एम्पियर्स लॉ थोड़ा स्टेप जंप कर देता हूं जो आप लिख पाओगे। आप कहोगे बी डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आई एसोसिएटेड विद द पाथ दैट इज बी इंटू 2πx इज इक्वल टू म्यू टाइम्स j इंटू पाई एक्स स्क्वायर। हाँ तो ठीक है, b का वैल्यू क्या हो गया, 2πx डिवाइड करो, क्या मिला, इट इज म्यू जे एक्स नहीं बाई 2, म्यू जे एक्स बाई 2, क्योंकि पाई तो दोनों तरफ से गया, ये हो गया b का वैल्यू। लेकिन j क्या था, j था आई बाई पाई आर स्क्वायर, आई बाई पाई आर स्क्वायर डाल देंगे तो ये क्या मिलेगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी म्यू आई एक्स बाय 2π आर स्क्वायर। तो म्यू आई एक्स बाय 2π आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर थोड़ा ये मेंशन करना चाहिए कि एक्स इज लेस देन आर, एक्स इज लेस देन आर, ठीक है। तो समझ में आया, एट एनी डिस्टेंस एक्स म्यू आई एक्स बाय 2π आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर व्हेन एक्स इज लेस देन आर। समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। एट एनी डिस्टेंस एक्स from axis b is mu I x by 2π r square। कब, जब x is less than r और x more than r हुआ तो, more than r हुआ तो again you consider a loop, है ना। कोई कंडक्टिंग वायर का बाहर क्या होगा हम लोगों को मालूम है, क्या होता था mu I by 2πx, यहाँ से x डिस्टेंस में बाहर कोई वायर के बाहर क्या होगा वो तो हम लोग कर चुके हैं, पहला डेरिवेशन था। मतलब अगर हम इसका वेरिएशन प्लॉट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो आप देखोगे अंदर b इज प्रोपोर्शनल टू x, x 0 है सेंटर पे, b 0 है, x बढ़ने लगा, b इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू x, तो इट इज गोइंग लाइक दिस। जैसे गए बाहर b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, घटने लगा। तो b कहां पे मैक्सिमम हुआ, सरफेस पे। कितना हुआ, b का मैक्सिमम इज 8 सरफेस। क्या है b मैक्स का वैल्यू, x की जगह r डालो, म्यू आई बाय
2 पाई r। r क्या था? रेडियस। रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ दिस वाज r, मतलब ये r है। कितना है? म्यू आई बाय 2 पाई r। ये हो गया वेरिएशन। आपको ये ग्राफ को याद रखना पड़ेगा। डेरिवेशन बहुत रेयरली आता है, लेकिन ये वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। ये भी याद रखना पड़ेगा कि सरफेस पे मैक्सिमम है, सरफेस पे मैक्सिमम है और ऐसा। समझ में आया? क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस कैसे आते हैं? व्हाट इज नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ B with distance from a thin current carrying wire, thin wire, thin current carrying wire। आप जानते हो B thin wire के लिए हुआ म्यू आई बाई 2 पाई x। मतलब अगर ये कोई एक thin wire है और उसके लिए आप B प्लॉट करोगे, जैसे जैसे दूर जाओगे B घटने लगेगा, पास आओगे B बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये हो गया B और ये हो गया x। थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो जब ये डिस्टेंस x1 था, ये b1 था, जब ये x2 था, ये b2 था। इसका मतलब b1 x1 है ना, कितना होगा? म्यू आई बाई 2 पाई। b2 x2 क्या होगा? म्यू आई बाई 2 पाई। मतलब b1 x1 इज इक्वल टू b2 x2। बट व्हाट इज b1 x1? अगर ये डिस्टेंस x1 है, ये b1 है, b1 x1 इज दिस रेक्टेंगुलर एरिया, b2 x2 इज दिस रेक्टेंगुलर एरिया। मतलब इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके आप रेक्टेंगल बनाओगे, इट विल बी ऑफ सेम एरिया। सच ए ग्राफ इज कॉल्ड द ग्राफ इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया? तो ये जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, उस रेक्टेंगल का एरिया म्यू आई बाई 2 पाई होगा। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। दे मे गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस, दे मे आस्क यू दिस, और दे मे गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, दे मे आस्क यू व्हाट इज द करंट। आप b2 x2 को म्यू आई बाई 2 पाई करो और उसमें से निकालो व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। वो दे देंगे, ऐसा ज्वाइन किए, पता चला दिस एरिया इज दिस मच, एरिया का वैल्यू दे दिए, फाइंड आई। आप उस एरिया को म्यू आई बाई 2 पाई के साथ इक्वेट करो। समझ में आया? उसमें से आई आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे। बोर्ड वाले सिंपल लोग होते हैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि थोड़ा इसकी नजर से, कोई एंट्रेंस वेंट्रेंस वगैरह तुम लोग दे रहे हो तो उसकी नजर से देखो। तुम्हारा सीनियर बैच से 3 बच्चों को आईआईटी मिला, हमारा ग्रुप से 3 स्टूडेंट्स। एक संदीप मिश्रा जो चिन्मय छोड़ के पब्लिक में आ गया था, एक गजराज पब्लिक का ही है, एक 5 जो सेंट पॉल का है। 3 बच्चों को आईआईटी मिला है, और एक बच्चा तो इतना अच्छा मार्क रखने के बावजूद उसको आईआईटी नहीं मिला बिकॉज ही डिस्क्वालिफाइड इन मैथमेटिक्स। संदीप मिश्रा को 35, 52, 34 ऐसे करके मार्क आया है पीसीएल। इसमें सार्थक साहू को he has got 61, 63 and 5 disqualified। मैथमेटिक्स ने उसका करियर ध्वस्त कर दिया। ठीक है, और चलो सब तो एनआईटी में पाए हैं अच्छा रैंक में, लेकिन मैथमेटिक्स गड़बड़ हो गया तो ये गया। देखो कितने कम कम मार्क रखे। दिस बॉय जॉइनिंग खड़गपुर है, he has got 4, 5, 6, 3 रैंक जॉइनिंग खड़गपुर सिविल। ठीक है,
और ये लड़का इतना ज्यादा मार्क रखने के बावजूद मैथमेटिक्स में डिस्क्वालीफाई हो गया और गया। क्या कर सकते हैं? तो ऐसा है, मेहनत करो, मेहनत करना सीखो और ये जान लो कि अभी का मेहनत आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है या फिर कहां से कहां तक भी पहुंचा सकता है। कहां से कहां तक या फिर कहां से कहां तक, है ना। तो आपकी मर्जी है क्योंकि करियर आपका है। समझ में आ गया आपको ये सब चीजें?